बिल्कुल सबको गुड आफ्टरनून। क्लास को शेयर कर दो, नो डाउट, ठीक है ना। जो सारे स्टूडेंट है क्लास को शेयर कर दो और उसके बाद में अब पढ़ने में लग जाओ। क्लास शेयर करने के बाद में ज्यादा डिस्टर्ब मत हुआ करो और सारी बातचीत जो है ना वो एक बार थोड़ी रोक दो, बातों को चीजों को समझ लो। कल जैसे काफी बच्चों ने कहा कि मैडम आज कुछ समझ में नहीं आया, काफी बच्चों ने कहा काफी कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो हम किसकी बात कर रहे थे, हम मैसूर की बात कर रहे थे, आंग्ल मैसूर युद्ध की हम चर्चा कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। थोड़ा सा बिल्कुल आज टीपू आएगा, बिल्कुल मयंक जी आप तो टीपू सुल्तान के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़े, मैं पहले दिन कह दिया था आपने टीपू, ठीक है ना। चलो बिल्कुल आज टीपू सुल्तान को ले आएंगे हम लोग। देखो क्या हुआ, किस तरह हुआ, थोड़ा सा कल जो पढ़ा था उसको रिवाइंड कर लेते हैं, वो आता ना रिकैप, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आवाज सही आ रही है, नो डाउट, वॉइस क्लियर है ना। प्रभु, योगीराज, मयंक, नताशा, आवाज क्लियर है। हाँ जी, चलो देखो कल, अच्छा पहले मैप बना लेते आप लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, चलो ठीक है। मैप देख लो पहले, थोड़ा और बड़ा, हालांकि आवश्यकता तो नहीं है पर देखो मैप में ही है, लगभग जो है वो बात मैप में ही है, ठीक है। ये आपका साउथ का एरिया हमने पढ़ा था। ये जो एरिया है ये तो क्या था, त्रावणकोर, इसे क्या कहा, त्रावणकोर, और इसी से अटैच करते हुए ये जो एरिया है ये कहलाया आपका मैसूर, ठीक है। और मैसूर से थोड़ा सा ऊपर देख के ये जो एरिया है ये कहलाया कर्नाटक, ठीक है। और इससे थोड़ा सा अगर हम चलते हैं तो यहां से ये जो एरिया है ये कहलाया पेशवा, हालांकि पेशवा का एरिया इतना ज्यादा वाइड नहीं था, निजाम का ज्यादा था, ठीक है, निजाम का जो है उसका ज्यादा था। और ये आपके हैं इधर निजाम, ये इधर कौन है, निजाम, और निजाम के साइड में इधर इस तरफ ये आ गई आपकी उत्तरी सरकार, नाम क्या है इसका, उत्तरी सरकार। और ये इस तरफ बिल्कुल ये जो क्षेत्र था ना इससे ऊपर वाला, ये है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। ये मैप था हमारा कल का, ठीक है ना, ये हमारा कल का मैप था। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था विजयनगर, विजयनगर जब तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की जब पतन हुआ, जब विजयनगर का हार हुई तो विजयनगर जो है वो अलग अलग हिस्सों में बट गया, विजयनगर जो है वो अलग अलग हिस्सों में बट गया और उस हिस्से में ही बनकर एक और हिस्सा तैयार होता जिसका नाम क्या था, मैसूर था, एक हिस्सा बना मैसूर। हम मैसूर का ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसकी बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी जो अगली क्लास होगी वो मराठा से होगी, पेशवा मराठा, अगली जो क्लास होगी वो होगी आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है ना, आंग्ल मराठा युद्ध। बात को समझना, हम मैसूर को क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल पर अपना अधिकार जमा रही थी, ठीक है ना, या जमा चुकी थी, उसके बाद जो अगला उसका निशाना आया वो कौन रहा, मैसूर रहा, अगला निशाना कौन रहा, मैसूर रहा। और मैसूर के बाद में उसने अब अधिकार किस पर करने की कोशिश की, मराठों पर अधिकार करने की कोशिश की। तो देखो यहाँ विजयनगर था, विजयनगर का पतन हुआ तो अलग अलग राज्य पैदा हुए, अलग अलग राज्य पैदा हुए तो मैसूर में एक वंश आया वांडियोर, ठीक है, एक वंश आया वांडियोर। इस वंश ने काफी समय काम किया, परंतु इस वंश के कुछ समय बाद में, मतलब काम करने के साथ साथ में ही एक व्यक्ति आया जिसका नाम था हैदर अली, ठीक है। हैदर अली का इतिहास में जो नाम है वो लगभग मिल जाता है 1749 से शुरू होता है, ठीक है ना। ये क्या है, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, आंग्ल का मतलब जो है वो क्या है, अंग्रेज, आंग्ल का मतलब अंग्रेज है, मैसूर का मतलब मैसूर है, ठीक है। अब देखो 1749 में हैदर अली जो है वो सेना के अधिकारी बनते हैं, अधिकारी बनने के बाद में चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, मेरे प्रश्न का जवाब देना। आपके यहाँ हैदर अली कह सकते हैं मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार बना था, मैंने कल पढ़ाया था कहाँ बना था, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं,
भाई ऐसा तो है नहीं कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें आएंगी, ऐसी छोटी छोटी बातें आ जाती है जो बच्चा बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर कर देता है इस बात को। तो आपके यहाँ 1749 में हैदर अली बने हैं सेना के अधिकारी, राजा नहीं बने, सेना के अधिकारी। और आधुनिक शस्त्रागार कहाँ बनाया था? बिल्कुल डिंडिगुल में। कहाँ बना था? ठीक है, यहाँ आधुनिक शस्त्रागार बना। आधुनिक शस्त्रागार बनाने के बाद में आपके यहाँ 1761 में हैदर अली बन जाते हैं मैसूर के राजा। हैदर अली क्या बन जाते हैं? मैसूर के राजा। अब मैसूर के राजा के सामने दो बड़ी समस्याएं थी, एक थे मुगलों को टैक्स देना और दूसरा था मराठों को टैक्स देना। क्यों? बात समझना। हुआ क्या, मराठों का एक ही काम था आक्रमण करके पैसा ले जाना, आक्रमण करके पैसा ले जाना। तो आपके मराठा आक्रमण करते पैसा ले जाते, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम मराठों को कम से कम फिक्स पैसा दे देंगे, टैक्स दे देंगे, जिससे मराठा नहीं बोलेंगे। अब इधर मुगल जो थे उन्हें भी टैक्स दिया जाता था। हुआ क्या, जब हैदर अली आए तो हैदर अली ने ये भांप लिया कि मुगल कमजोर है, इन्हें टैक्स नहीं देंगे, मुगल कमजोर हो गए, इन्हें टैक्स नहीं देंगे। मराठा के साथ हुआ क्या, 1761 में जैसे ही हैदर अली आए थे ना, उसी के साथ में मराठों के साथ पानीपत का युद्ध हो गया था, तीसरा। कल पढ़ा था, पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। अब्दाली ने मराठों को हरा दिया और मराठे हारने के बाद में एक बार थोड़े से शौक में हो गए कि हमारे साथ ये क्या हुआ। और एक बार जब व्यक्ति हार जाता है ना, तो थोड़ा उसको डर भी लगता है और थोड़ा सा उसका नुकसान भी होता है, उसके मन में डर बैठ जाता है। तो मराठे एक बार चुप हो गए, तो हैदर अली ने मराठों को भी टैक्स नहीं दिया। जब वो पानीपत के युद्ध में हारे तो उनको भी टैक्स नहीं दिया। बदले में क्या किया, हैदर अली ने अपनी सेना और अपने राजस्व को बढ़ाया। अब अगर टैक्स देना नहीं है तो सेना में बढ़ोतरी करी, राजस्व में बढ़ोतरी करी। क्यों करी? क्योंकि आपकी यहाँ जैसे ही बंगाल पर अधिकार हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो पूरे भारत की नजर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करने वाली है। तो यहाँ सोचना, एक बात देखना, मैंने आपको कल भी बताया था, मैसूर का जो राजा था हैदर अली, वो कितना दूर का सोचने वाला व्यक्ति था। 1761 में जब वो राजा बना तो उसको राजा बनते ही ये बात पता चल गई कि मुझे सबसे पहले तो ये दो टैक्स बंद करने हैं, ठीक है, ये दो टैक्स बंद करके मैं मेरी सेना राजस्व को अच्छा बढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैसूर के पास अपना निजी बंदरगाह था, रेशम था, चंदन की लकड़ियां थी, कृषि अच्छी थी। तो मैसूर तो वैसे तो काम कर ही सकता है ना, बंदरगाह इसका मतलब दूर दराज देशों में व्यापार भी कर सकता है। तो बात को समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी को निजाम का पता था, निजाम को ईस्ट इंडिया कंपनी से डर लगा और निजाम ने क्या किया, 1766 में ये उत्तरी सरकार किसको दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरी सरकार मिल गई, निजाम यहाँ बैठा है, मतलब निजाम के जो नवाब है वो बैठे, उनसे उन्हें कोई डर है नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों को टच नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मराठे जो हैं, आप देखो जब इतिहास में मराठे आए थे तो किस तरह युद्ध करते, आक्रमण करते, वो जीत जाते। तो सबको एक डर था कि मराठे न जाने कितने खूंखार हैं, इनकी लड़ाई पद्धति, इनकी युद्ध पद्धति जो है वो बहुत शानदार है, इनसे जीतना मुश्किल है। तो अंग्रेज जो है वो मराठों से, अब भी ध्यान से सुनना, जब वो अपनी जड़ें जमा रहे हैं उस वक्त उन्हें लड़ना नहीं था, मराठों से थोड़े बहुत डरे हुए थे, इसलिए ना से लड़ना नहीं चाहते। निजाम पहले ही कमजोर था, तो इन्हें पता था निजाम के पास जाकर भी कोई फायदा नहीं है और कमजोर है, जब हमें जरूरत होगी तब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, निजाम के नवाबों को। इधर कर्नाटक वाला एरिया मैंने आपको पहले ही बताया था, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। इधर मद्रास था, इधर मद्रास में उन्होंने सेंट जॉर्ज किला बना रखा है, तो यहाँ अंग्रेजों का इसका अच्छा संबंध था कर्नाटक के साथ में। इधर त्रावणकोर जो है वो भी अंग्रेजों के अच्छे खासा मित्र था, ठीक है, यहाँ भी अच्छे संबंध थे, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ये कमजोर था, इस पर इसके ऊपर अधिकार करने की ईस्ट इंडिया कंपनी सोचेगी नहीं। बचा कौन, मैसूर। ये हैदर अली को पता था, और हैदर अली को पता था अगर अंग्रेज मैसूर की तरफ, क्योंकि केवल पहले मैसूर की तरफ आएंगे, किसके आएंगे, पहले मैसूर की तरफ आएंगे और मैसूर पर अपना अधिकार करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया, राजस्व को बढ़ाया। हुआ क्या, हैदर अली ने जब मराठों को टैक्स देना बंद कर दिया तो 1761 से टैक्स देना बंद किया, 1766 में मराठा वापस आ गए। 1766 में मराठा ने मैसूर पर फिर क्या किया, आक्रमण किया। अरे बोले तुमने पैसे देने बंद कर दिए मुझे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर आपके यहाँ
हैदर अली ने मराठों को 35 लाख रुपए देकर 35 लाख रुपए देकर युद्ध तो करना नहीं है, लड़ाई करनी नहीं है, आक्रमण करना नहीं है, ये लो 35 लाख रुपए और जाओ। तो मराठे बोले ठीक है, हमें तो पैसे से मतलब था, मराठे चले गए। इधर जब मराठे आए ही थे ना, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम के नवाब को कहा कि तुम भी जाओ लड़ने। तो निजाम के नवाब ने कहा मैं क्यों लड़ूं? बोले मैंने कहा है ना तुम भी जाओ लड़ने, क्योंकि मैसूर का अगर मराठे निजाम दोनों उस पर एक ही समय में आक्रमण करेंगे ना तो मैसूर कमजोर हो जाएगा, मैसूर कमजोर हो जाएगा। तो निजाम जो लड़ने गया हैदर अली के, तो हैदर अली ने क्या किया, पता चला कि भाई निजाम के जो नवाब है वो युद्ध करेंगे। तो हैदर अली ने एक व्यक्ति जो उसका विश्वसनीय व्यक्ति था महफूज खां, उसको भेजा निजाम के नवाब के पास। बोले ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, कितने दिन टिकेगी? अगर ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती है तो फिर तुम्हारा साथ देने वाला कौन है? अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो मुझसे पंगा मत लो। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, चली गई तो क्या करोगे? ठीक है, चली गई तो क्या करोगे? तो बात यहाँ ध्यान से समझना। इसने निजाम ने भी अपने सेना पीछे हटा ली और वापस चला गया। अब इस बात का जैसे ही हैदर अली को पता चला तो हैदर अली ने इस चीज का विरोध किया। क्या? कि भाई सिंपल सी बात समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी मजाल कि उसने मैसूर पर आक्रमण करने के लिए निजाम को उकसाया। ध्यान से सुनना, निजाम को उकसाया उन्होंने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम को मैसूर से युद्ध करने के लिए उकसाया। इसलिए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कब? 1767 से लेकर 69 तक। ठीक है, पहला कारण क्या था? कारण ये था निजाम को अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। ठीक है, इसलिए हैदर अली, बात को ध्यान से सुनना, हैदर अली ने क्या किया, ध्यान से सुनना, हुआ क्या था। हैदर अली निजाम दोनों मिल गए, दोनों मिलकर हुआ क्या इसमें आंग्ल युद्ध में? एक तरफ तो है हैदर अली मैसूर, ठीक है, मैसूर प्लस निजाम वर्सेस कंपनी। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने कर्नाटक पे, ध्यान से सुनना, मैसूर ने जैसे ही कर्नाटक पे आक्रमण किया वो हार गए। कौन हार गए? हैदर अली हार गए। कहा? संगम और तिरुवनमलाई में क्या हो गए? हैदर अली हार गए। तो निजाम को डर लगा और निजाम ने जाकर अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, अंग्रेजों से संधि कर ली 1768 में। तो निजाम चला गया, बचे कौन? मैसूर में हैदर अली और कंपनी। ठीक है, मैसूर में तो हैदर अली और कंपनी, ये दोनों बचे और इन्होंने आपस में युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद में हैदर अली ने ये जो मद्रास का एरिया है, ये जो मद्रास है, इस पर अपना अधिकार कर लिया 1769 में, अपना अधिकार कर लिया। तो यहाँ क्या होता है, इसमें मद्रास की संधि होती है। इसमें क्या होती है? मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि में पहली शर्त होती है, देखो ये मद्रास की जो संधि है ना, बात को गौर से सुनना, ये जो मद्रास की संधि है जिसमें हैदर अली जीत जाता है, ठीक है, मद्रास की संधि है, इसमें हैदर अली मतलब मैसूर जीत जाता है, मैसूर की जीत होती है और मद्रास में बैठा, ध्यान से सुनना, मद्रास में बैठकर हैदर अली जो है वो संधि करके आता है। और उस संधि, यही मद्रास की संधि जो है वो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण होगी। बात को ध्यान से सुनना, यही जो संधि है, ये संधि यही दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण होगी। पहला तो संधि में ये कहा गया कि जो क्षतिपूर्ति हुई है युद्ध में वो हमें मिलनी चाहिए, बोले मिल जाएगी, ठीक है ना, क्षतिपूर्ति हुई है वो हमें बोले मिल जाएगी। और दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने कहा कि कभी भी अगर मैसूर पर कोई भी दूसरी शक्ति आक्रमण करती है, क्योंकि मैसूर को पता था ये जो मराठे हैं ये मानेंगे तो है नहीं बात को, मराठे जो है ये इस बात को मानेंगे तो है नहीं, तो एक काम करेंगे, मराठे जब आक्रमण करेंगे तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे साथ होगी तो हम मराठों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम पर कोई भी आक्रमण करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी सेना भेजकर हमारी मदद करेगी। तो अंग्रेजों ने इस बात को भी मान लिया और इस बात को मानकर हैदर अली तो वापस मैसूर आ गए और सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली, ध्यान से सुन लिया, ये हो गई आपकी पहली आंग्ल मैसूर युद्ध। अब पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है इसमें जीता कौन?
हैदर अली है। होता क्या है, ध्यान से सुनना। दूसरा कब हुआ है, 1780 से लेकर 84 में। दूसरा आंग्ल मैसूर हुआ है 80 से 84 तक। देखो हुआ क्या, बात को सुनना। यहाँ हुआ मुख्यतः सबसे पहली जो घटना थी ना, वो थी 1771 में। देखो होता क्या है 1771 में, क्योंकि आपको पता चलेगा युद्ध में, ध्यान से सुनना, युद्ध में मैसूर, मराठा, निजाम तीनों एक साथ होते हैं। फिर आगे चलकर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, मराठे अलग हो जाते हैं, निजाम अलग हो जाता है, ठीक है। इधर पेशवा अलग हो गए और निजाम अकेले, मतलब अलग हो गए। अकेला जो है वो मैसूर ही बच जाता है अंग्रेजों के साथ में। देखो शुरुआत कैसे होती है। ये युद्ध 4 साल चला, ये तो हमें सबको दिख ही रहा है। अब ये युद्ध क्यों हुआ, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, ठीक है। देखो 1771 के अंदर मराठों ने आक्रमण किया मैसूर पर, ठीक है। मैसूर पर क्या किया, आक्रमण किया। अब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो हैदर अली ने कहा अंग्रेजों को भी मेरी मदद करो। क्या करो, मेरी मदद करो। अंग्रेजों ने इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया और मदद भी नहीं की। तो इस चीज का उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजों ने हमारी मदद नहीं की, अंग्रेजों ने संधि का उल्लंघन किया, ठीक है। और अंग्रेज जो थे वो ये क्या कहते थे, अगर हम संधि का उल्लंघन करेंगे तो क्या कर लोगे भाई, एक ही बार तो हराया ही युद्ध में, जरूरी थोड़ी ना तुम दूसरी बार भी हमें हरा दो, ठीक है। तो उन्होंने संधि का उल्लंघन किया, बात नहीं मानी, चलो ठीक है। इसी के साथ में क्या किया 1773 में, अब आपको ये तो पता ही है वांडीवाश का युद्ध हुआ था। वांडीवाश का युद्ध हुआ है 1760 में। उस वांडीवाश के युद्ध में लगभग फ्रांसीसियों को अंग्रेज भगा देते हैं। और अंग्रेजों का सबसे पहला तो उद्देश्य यही था, सबसे पहला उद्देश्य तो यही था कि फ्रांसीसियों को इस भारत से निकालो। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो यूं कह सकते हैं फ्रांसीसी बस्ती है, जो मैसूर में जो फ्रांसीसी बस्ती है, माहे आपके मालाबार तट के आसपास, ठीक है, जो फ्रांसीसी बस्ती है उस पर अधिकार या फ्रांसीसी बस्ती पर आक्रमण कर लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। आक्रमण करके उस बस्ती पर अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते हैं। बात समझ में आई, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, खुद का अधिकार कर लिया, ठीक है। ये फ्रांसीसी बस्ती है, हालांकि मैसूर के राजा की हैदर अली की नहीं है, ये फ्रांसीसी बस्ती, इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार है। परंतु कल भी कहा था फ्रांसीसी और आपके मैसूर के राजा हैदर अली के बहुत अच्छे संबंध थे, ठीक है ना। तो इसलिए हैदर अली को ये बात जची नहीं, बोले इनकी फिर इतनी हिम्मत कि मेरे क्षेत्र में आके मेरे ही किसी एक हिस्से पर उन्होंने आक्रमण किया और अधिकार कर लिया, बोले इतनी हिम्मत इनकी। फिर देखो ये अगला कारण, अगली चीज ध्यान से सुनना, 1774 में होता, 1775 में क्या होता है, ये होता है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। बच्चों मैंने एक शब्द लिखा है, देखो ये युद्ध जो है ना, इनका आंग्ल मैसूर नाम क्यों निकला, आंग्ल मैसूर इसलिए निकला क्योंकि आंग्ल का मतलब इंडियंस और मैसूर का मतलब मैसूर, दोनों के बीच में युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, तो इसमें क्या पढ़ोगे तुम, अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध। एक आता है आंग्ल सिख युद्ध, वो अंग्रेजों और सिखों के बीच में होता है। तो इस तरह क्या होता है, अंग्रेज अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए क्या हुए, लड़ाई करी, और उन्हीं युद्धों का नाम इस प्रकार रखा गया। तो ध्यान से सुनना, मैंने लिखा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मैंने क्या लिखा है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है, 1775 में। मैसूर के बाद हम अगली बात मराठों की ही करेंगे, टेंशन मत लो, आराम से। 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिससे मराठों की नजरों में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो गिर जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी से बदला लेने के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के बिल्कुल विरोध में खड़े हो जाते हैं कौन, मराठा। अब देखो मैसूर का राजा बिल्कुल ताक पे खड़ा है, मैसूर का जो राजा है वो बिल्कुल ताक पे खड़ा है कि मुझे कब मौका मिले और मैं इस कर्नाटक के इस मद्रास का जो एरिया है, जो जिसमें अंग्रेज है, ठीक है, मद्रास जो है, इस पर कब वापस अधिकार करूं। क्यों, क्योंकि पिछली बार अधिकार किया था तब संधि करके छोड़ दी, इस बार संधि का इन्होंने उल्लंघन किया है, और उल्लंघन किया तो हम इसे सजा देंगे। इस चीज की तैयारी चल ही रही थी कि 1780 में, ध्यान से सुनना, ये तो कुछ कारण है। दूसरा आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ है, ये क्या है, उनका कारण है बच्चों, ये तो क्या है, उनका कारण है। अब होता क्या है, युद्ध शुरू कैसे हुआ क्या, अगर हम मुख्य बात करें तो युद्ध शुरू कैसे होता है। तो अगर युद्ध की शुरुआत की बात करते हैं, अगर युद्ध में
शुरुआत की बात करते हैं तो सिंपल सी बात समझना, युद्ध शुरू होता है 1780 में। 1780 में हैदर अली जो है वो कर्नाटक पर अपना आक्रमण करते हैं, कर्नाटक पे आक्रमण करते हैं। और आपके यहाँ एक नाम था कर्नाटक में, जनरल बैली। जनरल बैली को वो क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि युद्धों में अलग अलग कंडीशन है। अगर ये भाई इतना लंबा समय चला है तो कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई हार रहा है, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई हार रहा है, ये परिस्थितियां बनती हैं। अब देखना, जब ये कर्नाटक का युद्ध हुआ, जब इसमें उन्होंने जनरल बैली को हराया, तब कौन कौन साथ थे? तब मैसूर थी, मैसूर के साथ निजाम थे, और निजाम के साथ मराठा थे, और मराठा वर्सेस लड़ाई किसकी हो रही है? कंपनी के साथ में। बात समझ में आई? ठीक है ना, बात समझ में आई? मैसूर, निजाम, मराठा, ये तीनों एक साथ थे वर्सेस कंपनी। अब इन्होंने क्या किया? पहली विजय प्राप्त की। तीनों ने मिलकर, देखो ये तीनों ने मिलकर इस पर आक्रमण किया। बेचारा ये तो फंस गया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी आक्रमण किया, और उन्होंने जनरल वैली को हरा दिया। अब आप यूं मान के चले कि हमारे एक तरह से बदनसीबी ही समझ लो, ठीक है, हमारी एक तरह से बदनसीबी समझ लो। आपको मैंने बताया था ना 1772 में हमारे यहाँ बंगाल का गवर्नर आ जाता है, बताओ, ठीक है, शायद परसों की क्लास में मैंने पढ़ाया था। बंगाल का गवर्नर कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बनते हैं? बंगाल के गवर्नर बनते हैं। और 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग के हाथ में मद्रास प्लस बंबई, ठीक है, मद्रास व बंबई जो है वो किसके नियंत्रण में आ गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के नियंत्रण में आ गई थी, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल बन गए थे। ठीक है, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए, और इसी के साथ में मद्रास और बंबई किसके हाथ में आ गई? वॉरेन हेस्टिंग के हाथ में आ गई। अब वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल में है। उन्होंने जब ये देखा कि भाई मेरे हाथ से मद्रास चला जाएगा, उन्होंने क्या सोचा कि मेरे हाथ से मद्रास चला जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में दिमाग तो था ही ना। उन्होंने क्या किया? वॉरेन हेस्टिंग ने दिमाग लगाकर इन दोनों को अलग कर दिया। क्या किया? इन दोनों को मैसूर से अलग कर दिया। भाई निजाम जो है उसे तो कहा कि देख, अगर तुझे हमसे लड़ाई नहीं करनी, क्यों? क्योंकि हम तेरे को इधर से दबा सकते हैं, ठीक है, हम तेरे को इधर से दबा सकते हैं, तो हमारे साथ अगर लड़ाई नहीं करनी है तो इससे अलग हो जा। मराठा एक ही बात, पैसा। मराठों को पैसा देकर चुप करा दिया कि भाई ठीक है, तुमसे भी हम लड़ाई नहीं करेंगे, जो नुकसान हुआ ये पैसा लौट जाओ, ठीक है ना। अब ये दोनों अलग हो गए, बचा कौन? अकेला मैसूर। ये दोनों अलग हो गए। एक उन्होंने जीत हासिल करी है, एक जीत हासिल करी, परंतु मैसूर बाद में अकेला पड़ गया, ये सब चले गए। अब युद्ध जो हो रहा है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग, ये चाल किसकी थी? ये आइडिया किसका था? ये वॉरेन हेस्टिंग का आइडिया था। इन दोनों को अलग कर दो तो अकेला मैसूर कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था ना, युद्ध के अंदर, युद्ध जब होता है तो युद्ध के अंदर पावर जितनी जरूरी होती है उतनी ये भी जरूरी होता है। अब वॉरेन हेस्टिंग ने केवल एक प्लानिंग करी कि इन दोनों को अलग कर दो, मैसूर अपने आप ही हार जाएगा, मैसूर की टेंशन ही नहीं है, मैसूर में इतनी पावर ही नहीं है, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग के इस आइडिया काम भी आया, और ये आइडिया काम में भी आया। ये आइडिया काम में आने के बाद में होता क्या है? दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, दोनों के बीच में युद्ध होता है, और आगे भी भाई युद्ध तो जारी है। अब युद्ध हो रहा है किसके? कंपनी और मैसूर के बीच में, ठीक है, कंपनी के और मैसूर के बीच में युद्ध हो रहा है। अब कोई निजाम नहीं, कोई मराठे नहीं, कोई नहीं है, इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में अगला एक नया जनरल आता है, क्योंकि जनरल वैली तो हार गए थे, भाई ये तो गया हार, तो नया जनरल आता है जिसका नाम क्या है? आयरकूट। एक नया जनरल आता है जिसका नाम क्या है? आयरकूट। और आयरकूट ने क्या किया? हैदर अली को हरा दिया। अगर हराने की बात करें तो आप जैसे पोलीनूर है, पोलीनूर में उन्होंने पराजय हासिल, मतलब पोलीनूर क्या जाते हैं, लूर भी आ जाता है, पोलीनूर, ठीक है, इसमें हराया। शोलिंगलूर, यहाँ
पराजय हुई। और एक और नाम आपको कई बार मिल जाएगा, पोर्ट नोवा। पोर्ट नोवा। इन तीनों क्षेत्रों में, ध्यान से सुनना, इन तीनों क्षेत्रों में पराजय हुई किसकी? हैदर अली की। पहले हैदर अली जीता, दूसरे में जब जनरल आयरकूट आया, ध्यान से सुनना, जब जनरल आयरकूट आया तब इन तीनों क्षेत्रों में पोलीलूर, शोलिंगलूर और पोर्ट नोवा, ठीक है, पोर्ट नोवा में हार हुई किसकी? हैदर अली। चीजों को ध्यान से समझना, हैदर अली की हार हो गई। अब ध्यान से सुनना, आगे फिर, ठीक है, आगे फिर तीनों के नाम देख लो। पोर्ट नोवा है ना, ये एग्जाम में आ सकता है। ये दोनों नाम तो फिर भी नहीं मिलते इतने, ये दोनों नाम फिर भी इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, ये नाम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसमें हार गया हैदर अली, ठीक है। अब हैदर अली ने हारने के बाद में 1782, ये हैदर अली के जीवन में, ध्यान से सुनना, ये हैदर अली के जीवन की अंतिम जीत थी, ठीक है, अंतिम जीत थी। उसने क्या किया? आयरकूट को, ध्यान से सुनना, आयरकूट को हरा दिया। किसने हरा दिया? हैदर अली ने। और ये हैदर अली के अपने जीवन की अंतिम जीत थी। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में हालांकि वो, कुछ ये कहते हैं कि घायल हो गए थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो घायल हो गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल, मतलब डेथ तो नेचुरली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें नहीं मारा था, युद्ध से वो बहुत ज्यादा घायल थे। और घायल होने के कारण, या कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण से 7 दिसंबर 1782, 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की हो गई मृत्यु, ठीक है, इनकी हो गई मृत्यु, देहांत। ये कहा जाता है, हालांकि बुक्स में बहुत कम मिलता है, ये कहा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद में भी लगभग 5-7 दिन तो अंग्रेजों को ये पता ही नहीं चला था कि हैदर अली का निधन हो गया, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं चला था। सोचो आप, उनकी सेना में कितनी बड़ी यूनिटी है। हमारे यहाँ क्या होता है, घर में अगर कोई अच्छा काम हो रहा होता है, मान लो कोई डेथ हो जाए, तो न जाने कहीं ना कहीं से खबर पहुंच ही जाती है। क्यों? हर किसी गुदगुदी रहती है कि मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं। जैसे कि घर में कोई दुख की घटना आती है ना, तो सबसे पहले लोग बताकर शील्ड हासिल करते हैं कि भाई हाँ, हमें मेडल मिलेगा, हम जाकर बताएंगे। परंतु वो जो सेना थी ना, उस सेना में इतनी एकजुटता, इतनी देशभक्ति थी अपने, जैसे कि मान लो राजा का देहांत हो गया, राजा मर गए हैं, फिर भी वो एकजुट थे और अंग्रेजों को पता तक नहीं चला। हालांकि वो धीरे धीरे फिर बात फैल जाती है कि भाई जो हैदर अली है वो अब क्यों नहीं है। और जैसे कि अगर देहांत होता है, राजा मरता है, तो थोड़े दिन शांति भी तो हो जाती है, 2-3 दिन आराम से। तो ये इतनी शांति क्यों है? शांति होने के साथ में ही हैदर अली जब युद्ध में नहीं दिख रहा, तब उन्होंने पता लगाया, तब पता चला कि हैदर अली का तो हो गया देहांत, नेचुरल डेथ थी। और हैदर अली के बाद में अब राजा आता है आपका टीपू सुल्तान। अब राजा कौन आता है? टीपू सुल्तान। अब मैसूर का राजा बना है टीपू सुल्तान। बात समझ गए? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। और देखो, जब कोई युद्ध लंबा चलता है ना, क्योंकि आप खुद सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भी इस युद्ध को कितना लंबा खींचेगी, वो भी परेशान है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई है बेटा, कोई जीत, मतलब कोई चीज क्षेत्र पे लंबा युद्ध करने का अधिकार नहीं होता इनके पास में कि तुम युद्ध करो, लड़ो। ऐसे लड़ने के लिए नहीं भेजा है तुम्हें, ठीक है, व्यापार करने के लिए भेजा है। अब वो तो क्या है, यहाँ पर वो अधिकार और व्यापार के विस्तार के लिए क्या करती थी, अपने अधिकार को जमाती, सहायक संधियां करती, हारती, लड़ती। परंतु आगे से ऑर्डर थोड़ी ना था कि तुम इस तरह युद्ध करो, लड़ाई करो। होता क्या, जब लंबे समय तक युद्ध चला, तब कंपनी और टीपू सुल्तान जो मैसूर के राजा थे, दोनों ही परेशान हो गए। जैसे होता नहीं है कि मान लो मैं तुम्हें अगर 6-7 घंटे 12 घंटे पढ़ाऊं तो तुम परेशान हो जाओ। तो सोचो, ये तो युद्ध है, ये लगभग 4 साल चल रहा था। और 1784 में देखो, पहले वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें हैदर अली जीतता है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। दोनों में युद्ध चल रहे हैं कंटिन्यू, 4 साल तक चले। इसमें टीपू सुल्तान और आपके, नो डाउट, टीपू सुल्तान और आपके वॉरेन हेस्टिंग जो है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, दोनों ने ये कहा कि भाई अब युद्ध तो ज्यादा लंबा, न तो टीपू सुल्तान ने कहा मेरे चलाने की हिम्मत है, न ही अंग्रेजों ने कहा मेरे चलाने की हिम्मत है। तो दोनों ही परेशान हो गए क्योंकि युद्ध काफी लंबा समय से चल रहा था। तो इन्होंने, ध्यान से सुनना, इन्होंने इस दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया है आपके मंगलोर की संधि से। बात को ध्यान से सुनना, मंगलोर की संधि से इस युद्ध को, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को शांत किया गया, जिसमें शर्तें कुछ नहीं थी,
सिंपल शर्तें थी, जिन क्षेत्रों पर मैसूर ने अधिकार किया वो वापस अंग्रेजों को लौटा दे, और जो अंग्रेज के क्षेत्र हैं जिन पर मैसूर ने अधिकार किया है वो मैसूर को लौटा दिया जाए। मतलब सिंपल संधि थी, जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार किए हैं, जो विजित क्षेत्र हैं, विजित का मतलब जिन पर जीत हासिल हुई है, वो क्षेत्र उन्हीं को लौटा दिए जाए जिनके पास में पहले से थे। तो आपको यूं नहीं लगता जिस चीज के लिए या जहां से लड़े थे 4 साल लड़ाई करी और वापस वहीं पहुंच गए, जिन क्षेत्रों पर जीत हासिल करी वो वापस बांट दिए, आपके पास अपने आ गए, और आपने जो दूसरों पे अधिकार, कंपनी के जो क्षेत्रों पर अधिकार किए थे वो कंपनी को लौटा दिए। मतलब हाँ बिल्कुल, नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों का ही मतलब कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं। पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। कुछ बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, हैदर अली के जीवन की अंतिम जीत जो थी वो 1782 में थी। हराया किसको था? आयरकूट को, जो जनरल थे उन्हें हराया था। शानदार लड़ाई हुई थी। क्यों? क्योंकि इस पराजय से हैदर अली जो है वो हिल गए थे, क्योंकि हैदर अली ने अपने जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और जीत देखी। जब पहला अंग्रेजों से, ध्यान से सुना, अंग्रेजों से वो हैदर अली जो है वो सबसे पहले जीत गए थे, तो उन्हें ये पता था जीत तो मेरे खून में है, जीत कर तो मैं रहूंगा। तो ये युद्ध जो है वो बहुत ही शानदार युद्ध हुआ था एक तरह से, आयरकूट और आपके हैदर अली के बीच में। ठीक है, हैदर अली जी चले गए हैं, आपके टीपू सुल्तान आए और उन्होंने अपने अपने पिता की जो राजगद्दी है मैसूर को, उसको काफी अच्छे से संभाला है। ठीक है, हारे नहीं है वो भी युद्ध में, टीपू सुल्तान जो है वो हारा नहीं है। ये तो अंत में आकर दोनों ने संधि कर ली, और संधि करके मंगलोर की संधि से दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का हुआ अंत। ठीक है, अब बात को समझना। अब क्या होता है, अब फिर क्या हुआ ऐसा कि वापस आपने तीसरा युद्ध भी हुआ। क्यों हुआ तीसरा युद्ध, समझो। सबसे पहले तो लिख लेते हैं, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब है? 1790 से 1792। 1790 से 1792। अब होता क्या, ध्यान से सुनना। इस युद्ध की सबसे पहली पृष्ठभूमि ये है कि आपके यहाँ लगभग 1786 में, अगर हम कहें तो लगभग 1786 के अंदर भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल आ जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये क्या है, ये भारत पर बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आ जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, उनका अगर सिंपल सी हम बात करें, ठीक है, सिंपल सी बात करें, देखो बच्चों, मैंने मंगलोर संधि बताई तो एक सिंपल सी बात समझो, जैसे कि ये मद्रास संधि हुई है ना, इसमें तो क्या हुई है, मद्रास संधि हुई है, तो मद्रास संधि भाई अंत में ही होगी, तभी तो वो विराम है उसका। मंगलोर संधि है, अंत में ही तो होगी, तभी तो उसका विराम है, तभी तो विराम है, वरना विराम कैसे लगेगा। तो ये जो संधियां हुई है ये इसी सन में होती है, ध्यान में रखो। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आते हैं। ठीक है, ये जब बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो इन्हें क्या हुआ, अपने क्षेत्र का सीमा विस्तार, अपने काम का, अपने व्यापार का विस्तार करने की इनकी आदत थी। तो इन्होंने अपने काम को चारों तरफ से विस्तार किया, और चारों तरफ से जब विस्तार किया तब मैसूर इनके रास्ते में आया, और मैसूर इनके रास्ते में आया तो भाई ये जो पहले के गवर्नर जनरल ने ये बताकर तो जाते ही कि भाई इसने बड़ा परेशान किया है, हैदर अली था, नाक में दम कर लिया। ठीक है ना, तो वैसे ही कॉर्नवालिस को पता चला कि भाई ये मैसूर है, और मैसूर में मंगलोर की संधि अभी लगभग 2 साल पहले हुई है, क्योंकि 86 में कॉर्नवालिस आ गए थे। बोले अच्छा देखते हैं। अब मैसूर को धीरे धीरे उन्होंने जाना और समझा। इसी दौरान क्या हुआ, थोड़ा सा टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया किस पर, त्रावणकोर पे। बात को समझना, ठीक है। हुआ क्या, टीपू सुल्तान ने लगभग अगर हम बात करते हैं तो 1789 में, ठीक है, 1789 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। त्रावणकोर पर क्या किया, आक्रमण किया, और आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। किसने कर लिया, टीपू सुल्तान ने। किसने कर लिया, टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब बात यहाँ तक तो ठीक थी, पर मैंने आपको कहा था ना, त्रावणकोर जो है वो अंग्रेजों के दोस्त, अंग्रेजों के मित्र
और अंग्रेजों को अब बहाना मिल गया, मतलब कॉर्नवालिस तो चाहते थे कि मैं मैसूर के साथ इस बार मैं युद्ध करूं, कॉर्नवालिस तो चाहते थे कि इस बार मैसूर के साथ युद्ध होना चाहिए और वो मौका तलाश रहे थे, और कॉर्नवालिस को ये मौका मिल गया। कॉर्नवालिस को क्या हो गया, ये मौका मिल गया। त्रावणकोर जो है वो हमारे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। अगर टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर अधिकार किया, इसका मतलब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार किया, जो कि गलत है। इसलिए अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है 1790 में। तीसरा, अब देखो इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध में अगर हम बात करें तो होता क्या है। इस युद्ध के अंदर स्टार्टिंग से ही ध्यान से सुनना, जब ये युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से लेकर मैसूर वर्सेस, ध्यान से सुनना, मैसूर वर्सेस कंपनी प्लस निजाम प्लस मराठा। गौर से देखना, जो कंडीशन दूसरे में थी, ध्यान से सुनना, जो परिस्थितियां दूसरे में थी वो अब तीसरे में पलट गई। ये दोनों पहले इस तरफ थे ना, पहले इस तरफ थे, अब ये कहां चले गए, अब ये कंपनी की तरफ चले गए। सोचो, हम लोगों का मतलब भारतीयों का पतन भारतीयों ने किया, हम सब अंग्रेजों को गाली देते हैं, अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया, अंग्रेज हम सोने की चिड़िया थे, अंग्रेज हमें लूट ले गए। तो बेटा कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सहायता करने वाले हम लोग भी तो थे, तो भारतीयों ने ही भारतीयों को बर्बाद कर लिया, यूं मान के चलो, ठीक है, भारतीयों ने ही भारतीयों को बर्बाद कर लिया। इन्हें लड़ने की क्यों जरूरत थी, ये आपस में लड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु अगर ये इस कंपनी की सहायता करेंगे, ठीक है, और वो भी किसके विरोध में, मैसूर के विरोध में, मुझे बताओ क्या मैसूर हारेगा, क्या हारेगा बेचारा, मैसूर हारेगा ही। ये जो तीसरा हुआ था ना, ये काफी चरणों में हुआ था, ठीक है, काफी चरणों में हुआ था। इसमें अगर मैं अंतिम की बात करूं, सबसे लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1700 अगर सिंपल सी बात करें 1791 में, 1791 में, 90 में शुरू हो जाता है युद्ध, ध्यान से सुनना, 1790 में युद्ध शुरू हो जाता है। अंग्रेजों ने एक बहाना ले लिया कि त्रावणकोर पर आपने अधिकार कैसे किया, मतलब त्रावणकोर पर आक्रमण कैसे किया, आप नहीं कर सकते, इसलिए अब युद्ध करेंगे। अंग्रेज आ गए, युद्ध की तैयारी हो गई, मैसूर और अंग्रेजों में मतलब निजाम मराठा साथ हैं, इनमें युद्ध हुआ। इस युद्ध में हार जीत चल ही रही थी। इस हार जीत में थोड़ी सी बात को समझ लेना, 1791 में अंग्रेजों ने वेल्लोर पर, और अगर हम बात करते हैं अंग्रेजों ने वेल्लोर पर, और वेल्लोर के साथ में एक और क्षेत्र आ जाता है अंबूर, वेल्लोर व अंबूर पर अपना अधिकार कर लिया। देखो होता क्या है, अंग्रेजों ने वेल्लोर और अंबूर पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद में क्या होता है, थोड़ा सा मौसम परिवर्तित होता है और अंग्रेजों को रुकना पड़ता है, जहां होते हैं अंग्रेजों को वहीं रुकना पड़ जाता है। और इसी बात का लगभग थोड़े समय बाद फायदा उठाते हैं कौन, टीपू सुल्तान, और वो 1791 में कोयम्बटूर, ठीक है ना, कोयम्बटूर जो है उस पर अपना अधिकार कर लेता है। बात को समझना, कोयम्बटूर पर अपना अधिकार कौन कर लेता है, टीपू सुल्तान जो है वो कोयम्बटूर पर अपना अधिकार कर लेता है। अब कोयम्बटूर पर अधिकार होने के बाद में फिर अंग्रेज इस बार फिर लड़ाई में उतरते हैं, और 1792 में, ध्यान से सुनना, 1792 में अंग्रेज जो है वो लड़ते श्रीरंगपट्टनम, जो टीपू सुल्तान मतलब मैसूर की राजधानी है, उसके किले के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। और जब टीपू सुल्तान को मैसूर हाथ से जाता हुआ दिखता है तो टीपू सुल्तान जो है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है, टीपू सुल्तान क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। और अब श्रीरंगपट्टनम में कौन मौजूद है, अंग्रेज मौजूद है, ठीक है, अंग्रेज मौजूद है। और क्या हुई, ध्यान से सुनना, अब होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब क्या होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि इतिहास दोहराया जा रहा है, पिता ने मद्रास के अंदर बैठ के संधि करी मद्रास की, ठीक है, यहाँ अब मैं ये नहीं कह सकती बेटा नकारा था, नहीं बोल सकते, क्योंकि टीपू सुल्तान को भी मान के चलो आपके मैसूर का शेर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था अपन बात करेंगे इसके लास्ट में, जब टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा कुछ समझेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ,
सिंपल सी बात समझो, मद्रास पर अधिकार किया पिताजी ने पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में, और बेटे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हार गया। और वहीं देखा जाए तो उल्टा है इस बार, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज बैठे हैं सामने, टीपू खड़ा है अंग्रेज बैठे हैं गद्दी पर, टीपू खड़ा है सामने। और उन्होंने क्या करी, श्रीरंगपट्टनम की संधि करी। अब सोचो श्रीरंगपट्टनम की संधि में उन्होंने क्या किया, हैदर अली ने मद्रास में फिर भी कुछ नहीं मांगा, परंतु श्रीरंगपट्टनम की संधि में दो शर्तें थी। दो शर्तें क्या थी, क्षतिपूर्ति के लिए 3 करोड़ रुपए दो, ठीक है, 3 करोड़ रुपए दो। क्यों, क्योंकि उनको पता था बंगाल से लिए ही है 3 करोड़ रुपए। आप खुद सोचो, बंगाल से आपके मीर जाफर से लिए ही थे, तो कहा कि 3 करोड़ रुपए तो पहला। और दूसरा क्या है, जो मैसूर का क्षेत्र है, मतलब मैसूर के ये जो कुछ क्षेत्र है ना, ये कुछ निजाम को, कुछ मराठा को और कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़ेंगे। तो कुछ क्षेत्र जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ले गई, पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मांगा वो दे दिया उनको। दूसरा 3 करोड़ रुपए कहां से दे टीपू सुल्तान, बोले नहीं है वो तो, बोले देने पड़ेंगे। बोले मैं थोड़े टाइम बाद दे दूं, तो अंग्रेजों ने कहा नहीं देने पड़ेंगे। बोले 3 करोड़ तो कहां से दूंगा, बोले कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे 2 बेटे हैं वो दे दो। 2 छोटे छोटे बच्चे थे टीपू सुल्तान के, अंग्रेज उन बेटों को ले गई। आगे चलकर ये मत पूछ रहे मैडम क्या हुआ, उन बेटों का आगे चलकर इतिहास में कोई वर्णन नहीं है, अंग्रेज ले गए या वो भाग गए, किसने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया या उनका निधन हो गया, मृत्यु कर दी, कुछ नहीं पता। टीपू सुल्तान के 2 पुत्र थे, ठीक है, दोनों को जो है वो अंग्रेज ले गए और कहा जिस दिन 3 करोड़ रुपए दोगे उस दिन बेटों को ले जाना। अब टीपू सुल्तान उस वक्त 3 करोड़ कहां से लेकर आए, त्रावणकोर पर अधिकार कर लिया, वो वापस छीन लिया, यहां से मांग नहीं सकता, इससे तो मांगने का सवाल ही पैदा नहीं है, ये तो हमें लूट ले जाए, ठीक है, ये किसी कीमत पर हमें देगा नहीं, तो बचता कोई नहीं है। मुगलों में इतनी ताकत बची नहीं कि वो मेरी मदद, मतलब टीपू सुल्तान की मदद कर सके। टीपू सुल्तान की जो थी वो हो गई हालत खराब। अब बोले मैं क्या करूं, ठीक है, टीपू सुल्तान ने सोचा भाई पिताजी ने जब मद्रास की संधि करी थी तब तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, छोटी मोटी शर्तें रखकर आ गए थे और वापस आ गए थे। और यहाँ जब अंग्रेजों ने मेरे श्रीरंगपट्टनम मेरी राजधानी पर अधिकार किया है तो उन्होंने मुझसे इतना कुछ मांग लिया। हालांकि सोचने वाली बात है, हम भारतीय कितना अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, हैदर अली से माफी मांगी थी और हम हैदर अली ने माफ कर दिया था अंग्रेजों को। यहाँ टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए नहीं है परंतु देने के लिए तैयार था, फिर भी अंग्रेजों ने कहा 3 करोड़ रुपए नहीं तो बदले में 2 जो तुम्हारे बेटे हैं ना उन दोनों को लेकर जा रहे हैं, जब पैसे होना तब छुड़वा लेना। तो 2 बच्चों को, 2 उसके जो छोटे छोटे बेटे थे उनको अंग्रेज जो है वो लेकर चले गए थे। एक तरह से किडनैपिंग ही हो गई ना। चलो आगे देखो, बात को समझ लिया, होता क्या है, तीसरे युद्ध की पृष्ठभूमि कहाँ तैयार होती है, तीसरे युद्ध होना नहीं था, हालांकि ऐसी परिस्थिति नहीं थी। पहले तो देखो हैदर अली लड़े, दूसरे वाले में भी हैदर अली लड़े, तीसरे वाले में क्या हुआ, टीपू सुल्तान लड़ने के फेवर में नहीं था, क्योंकि टीपू सुल्तान व्यापार को बढ़ाना चाहता था, वो सोचा कभी आगे भविष्य में लड़ेंगे। परंतु टीपू सुल्तान ने किसी कारणवश क्या किया, त्रावणकोर पर अपना अधिकार कर लिया। और यहाँ कॉर्नवालिस जो था वो एक नजर में था कि मुझे मौका मिले नहीं और मैं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध करूं, मुझे मैसूर से युद्ध करना है। कॉर्नवालिस जो था वो ताक में था, पूरे इंतजार में था मुझे एक मौका मिले। और टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर अधिकार किया है 89 में त्रावणकोर पर अधिकार किया और कॉर्नवालिस को मौका मिल गया। बोले बेटा जी अब हाथ लग गया तू मेरे, अब हम युद्ध करेंगे। क्यों, क्योंकि अब जो है त्रावणकोर पर अधिकार कर लिया तो अंग्रेजों ने क्या कहा, देखो कितना गंदा किस हिसाब से लड़ाया। निजाम को कहा देख त्रावणकोर पर अधिकार कर लिया, अब अगली तेरी बारी है। तो निजाम ने कहा क्यों, बोला इसने इधर अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया, अब वो इधर करेगा। इधर मराठों को भी यही कहा, बोले इधर भी मराठों पर भी आएंगे, क्या मराठों को पैसा दे रहा है क्या मैसूर, बोला नहीं दे रहा, बोला आगे देगा भी नहीं, और जो तुम्हारा क्षेत्र है उस पर अधिकार और कर लेगा, अब बोलो क्या करोगे। तो यहाँ मैसूर जो है वो अकेला पड़ गया। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर हो गया अकेला और पार्टी बनी मराठों, निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी की। तीनों ने मिलकर टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया। टीपू सुल्तान के इस युद्ध में अगर हम बात करें तो 1791 में अंग्रेजों ने वेलोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया। अधिकार करके वो शांत हो गए क्योंकि कुछ मौसम ऐसा चेंज हुआ जिसके कारण जो है वो अंग्रेज युद्ध करने की स्थिति में नहीं आए। ठीक है, मौसम चेंज हुआ और अंग्रेज जो है वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और वेलोर और अंबूर पर ही अधिकार किया। 2 ही अधिकार करके अंग्रेज जो है वो साइड में हो गए। परंतु
टीपू सुल्तान को ये नहीं पता कि अंग्रेज वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो टीपू सुल्तान ने मौका देखकर क्या किया, कोयम्बटूर पर, ध्यान से सुनना, 1761 में मौका देखकर कोयम्बटूर पर टीपू सुल्तान ने अपना कर लिया अधिकार। अब कोयम्बटूर पर अपना अधिकार हो गया तो अंग्रेजों ने कहा ये टीपू सुल्तान मानेगा नहीं, अब तो इससे लड़ना ही पड़ेगा। और फिर 1792 में अंग्रेज आए और अंग्रेज इन्होंने आकर श्रीरंगपट्टनम के चारों तरफ घेरा बना लिया और टीपू सुल्तान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। और टीपू सुल्तान ने आत्मसमर्पण कर लिया और आत्मसमर्पण करके एक संधि हुई है जिस संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान को 2 शर्तें माननी थी। पहली शर्त 3 करोड़ रुपए, नहीं तो दोनों बेटे देने पड़ेंगे। दूसरी शर्त, मैसूर का जो आधा हिस्सा है, मैसूर के कुछ महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं वो आपको अंग्रेजों को सौंपने पड़ेंगे। दोनों बातों पर उन्होंने स्वीकृति दी। देनी तो क्या थी, देनी पड़ेगी, मतलब ये मान के चलो एक तरफा होती है, संधि एक तरफा होती है, सिंपल सी बात है। जो जीतने वाला है उसकी शर्तें माननी पड़ती हैं हारने वाले को। तो जीतने वाले अंग्रेज थे और हारने वाला टीपू सुल्तान था। सारी शर्तें मान ली और शर्तें मानने के बाद में अंग्रेज वापस चले गए और अपना काम करना शुरू कर दिया। अंग्रेज वापस चले गए और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो दूसरा, ध्यान से सुनना, तीसरा अंग मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से। ठीक है, तुम्हें आज तो ये मुझे पता है ये संधियां कहते मैडम बिना जो है वो ऐसे ही याद हो जाएंगी, जरूरी है क्या? मैं ये लिख रही हूँ ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। अगर मैं बोर्ड पर इसे लिख रही हूँ इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है, मैं तभी इसको बोर्ड पर एकदम रखे हुए, मतलब ऐसे भी मिटा सकती थी। अब देखो अब होता क्या है, चौथी और अंतिम जो कि है 1799 में चौथी। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, हुआ क्या। अब जब 92 में ये संधि हुई तो इस संधि से टीपू सुल्तान पूरी तरह से हिल गया। क्यों भाई, 2 बेटे भी तो लेकर चला गया ना अंग्रेज जो है, भाई पैसे ले जाते, कारोबार ले जाते, लूट लेते, चल जाता, पर बच्चे चले गए। मतलब ऐसे पिता जो अपने बच्चों की भी सुरक्षा नहीं कर पाए तो पिता को कितना आहत पहुंचता होगा। तो यहाँ जो थे आपके टीपू सुल्तान थे वो एक तरह से काफी ज्यादा अपने आप को अपमानजनक स्थिति में मानने लग गए और पूरे कह सकते हो साम्राज्य में खिल्ली उड़ने लग गई कि अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाया टीपू सुल्तान, साम्राज्य की सुरक्षा क्या करेगा। तो यहाँ टीपू सुल्तान के लिए एक चैलेंज हो गया कि मुझे तो अब अंग्रेजों को हराना ही है, कुछ भी हो जाए। परंतु उसको ये पता था कि जब तक टीपू सुल्तान इंतजार में था कि जब तक मैं पूरी तरह से, मतलब टीपू सुल्तान पूरी तरह से सैन्य और राजस्व और व्यापार में समृद्ध नहीं होता, तब तक वो अंग्रेजों से एक बार युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, टीपू सुल्तान की नीति थी कि एक बार मुझे युद्ध नहीं करना, चलाकर खुद युद्ध नहीं करना, पहले मैं खुद को मजबूत करूंगा, कुछ बनाऊंगा, सेना बनाऊंगा एक अच्छी, और उसके बाद में मैं युद्ध करूंगा। तो बोले ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ ध्यान से सुना क्या गड़बड़ हुई। चौथा कैसे हुआ, यहाँ हुआ क्या, अगर मुख्य बात करें तो यहाँ अब वायसराय है, ध्यान से सुनना, वायसराय है लॉर्ड वेलेजली। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली आ गए। अब वेलेजली जो थे उन्हें ना फ्रांसीसी बिल्कुल पसंद नहीं थे। ठीक है, फ्रांसीसी बिल्कुल नहीं पसंद थे। मैसूर पे तो वो जो गिद्ध की तरह आग बढ़ाए हुए थे कि मैसूर हमें चाहिए, मैसूर जो है वो हमें चाहिए। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, होता क्या है यहाँ, हुआ ये कि जो आपके टीपू सुल्तान है, ठीक है, टीपू सुल्तान है, इसको ध्यान से सुनना, जब पता है मराठा किसी काम के नहीं है, निजाम किसी काम का नहीं है, ये तो है ही अंग्रेजों का, ये है ही अंग्रेजों का, तो यूं मान के चलो चारों तरफ से मैसूर के पास में सहायता करने के लिए भारतीयों से कोई उम्मीद नहीं थी। मुगल कमजोर पड़े थे, बंगाल पहले से अंग्रेजों के हाथ में था, ये अपने मतलब के पैसे के लालची आदमी थे, और ये तो बिन पेंदे का लोटा, इसको तो पता ही नहीं चलता, सुबह यहाँ है तो रात को उधर पहुंच जाएगा, रात को आए तो सुबह इधर आ जाएगा, इस पे भरोसा कर नहीं सकते। ये अंग्रेजों के हाथ में था ही, ये अंग्रेजों के हाथ में था ही। तो मैसूर को ये पता था कि भारत में मेरी सहायता कोई नहीं करेगा,
तो यहाँ आपके टीपू सुल्तान ने विदेश से सहायता मांगी, मतलब विदेश से सहायता मांगी, मतलब टीपू सुल्तान के लिए कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सबने सुना है, नेपोलियन बोनापार्ट से पत्र लिखकर सहायता की मांग करी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है उससे पत्र लिखकर सहायता की मांग करी कि मुझे मदद चाहिए। इसी के साथ में इसने जो आपके अरब है, आपके मलेशिया है, ठीक है ना, अरब है, मलेशिया है, जैसे जहां जहां फ्रांसीसी बस्ती थी, क्योंकि फ्रांस के अच्छे संबंध थे इनके साथ में, तो जहां फ्रांसीसी बस्तियां थी, ठीक है, इधर नेपोलियन बोनापार्ट है, इन सब से सहायता की मांग करी। और नेपोलियन बोनापार्ट ने बिल्कुल सहायता के लिए हाँ भी भरी थी कि मदद करेंगे, परंतु पहले मैं एक बार मेरी स्थिति तो मजबूत बना लूं। ठीक है, इधर चारों तरफ से वो सहायता के लिए तैयार थे, चारों तरफ से सहायता के लिए तैयार थे। और हुआ क्या, टीपू सुल्तान ने जो नेपोलियन बोनापार्ट को जो चिट्ठी लिखी थी ना, जो लेटर लिखा था मदद का, वो लेटर जो है वो हाथ लग गया किसके, लॉर्ड वेलेजली के। ठीक है, चिट्ठी जो है उसकी सूचना, उसके जो लिखा था उसमें, उसके बारे में पता लॉर्ड वेलेजली को पता चल गया। और सबको, लॉर्ड वेलेजली को ये पता था अगर टीपू सुल्तान जिंदा है, अगर टीपू सुल्तान जिंदा है तो इसके संरक्षण में फ्रांसीसी वापस भारत आ सकते हैं। टीपू सुल्तान, अगर टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर में है, और टीपू सुल्तान अगर जिंदा है, टीपू सुल्तान अगर जिंदा है तो वो फ्रांसीसियों को वापस भारत ले आएगा। ठीक है, और फ्रांसीसी अगर इस बार भारत आएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा कर ही जाएंगे। तो यहाँ वेलेजली को ये डर था कि टीपू सुल्तान विदेशी जो कंपनियां हैं, जो विदेश से अगर सहायता लेगा तो फ्री फोकट में तो कोई सहायता करेगा नहीं, बदले में किसी चीज की मांग करेंगे, और मांग करेंगे तो व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं नीचा देखना या दबा देंगे, या हो सकता है समाप्त भी कर दें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा अगर टीपू सुल्तान का ही खात्मा कर दिया जाए, टीपू सुल्तान का ही खात्मा कर दिया जाए तो फ्रांसीसी कंपनी कभी भारत वापस लौटकर आ ही नहीं सकती। ठीक है, फ्रांसीसी जो कंपनी है, या कह सकते हैं दूसरी कोई भी कंपनी, विदेशी कंपनी जो है वो आ ही नहीं सकती। तो ध्यान से सुनना, चौथा कारण, जो चौथा आंग्ल मैसूर है वो किस लिए हुआ, वो इसलिए हुआ कि टीपू सुल्तान जो है वो अब दूसरी, मतलब टीपू सुल्तान जो है वो फ्रांसीसियों को बसा देता, फ्रांसीसियों को वापस भारत ले आता। इस डर से ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड वेलेजली ने चौथा युद्ध किया। ठीक है, चौथा युद्ध किया, और इस चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान जो है युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए। सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। इससे पहले भी तो टीपू सुल्तान 84 में भी तो थे, 84 में, आपके 90 में भी तो युद्ध किया, परंतु तब मारा नहीं था, अंग्रेजों ने तब मारा नहीं था। पर 1799 में वेलेजली का जो है वो एक ही कहना था कि मुझे युद्ध में हार जीत से मतलब नहीं है, मुझे युद्ध में हार जीत से मतलब नहीं है, मुझे टीपू सुल्तान का सर चाहिए। मतलब टीपू सुल्तान को मारना है, चाहे छल कपट धोखे कैसे भी मारो, पर टीपू सुल्तान को मार दो। ठीक है, एकमात्र लक्ष्य था। इस युद्ध से कोई मुख्यतः ये नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा प्राप्त हो जाएगा ना, इस युद्ध से दो चीजें, पहला टीपू सुल्तान की हत्या, और दूसरी फ्रांसीसी जो है वो भारत कभी नहीं आ पाएंगे। अगर टीपू सुल्तान मारा गया तो फ्रांसीसी भारत कभी नहीं आ पाएंगे, या दूसरे भी अगर कोई अन्य कंपनी, विदेशी कंपनी है तो वो भारत नहीं आ पाएगी। क्यों, अगर भारत कोई कंपनी आती है और अगर भारत का राजा ही उस कंपनी को संरक्षण प्रदान करता है तो वो कंपनी जो है वो जल्दी फलती फूलती है। ठीक है, तो यहाँ फ्रांसीसी आ ही नहीं पाएंगे अगर टीपू सुल्तान मारा जाता है। और बिल्कुल आपके इस युद्ध में चौथा जो युद्ध हुआ है आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, ठीक है ना, 1799 में वेलेजली का बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकमात्र टारगेट था टीपू सुल्तान को मारना, और बिल्कुल वो उस टारगेट में जो है वो सक्सेसफुल हुए, और टीपू सुल्तान जो है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए। ठीक है, मारे गए, और फ्रांसीसी जो है उनका भी भारत आने का रास्ता जो है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बात समझ गए आप क्या समझाना चाह रही हूँ? चौथा जो है इसमें टीपू सुल्तान का निधन हो गया। लगभग हम बात करें तो मई 1799 में
हालांकि अगर कहते हैं अगर फ्रांसीसियों ने सही समय पर सहायता भेजी होती तो शायद टीपू सुल्तान जो है वो बच जाते, युद्ध में जीत उनको प्राप्त होती। पर उधर नेपोलियन बोनापार्ट अपने लिए अलग विदेश में लड़ रहा था, फ्रांसीसी लगभग हार चुके थे। वांडीवाश के युद्ध से फ्रांसीसियों का लगभग अस्तित्व ही खत्म कर दिया, उधर चंद्रनगर से भगा दिया, इधर पांडिचेरी में उन्होंने दबा रखा है। तो ये मान के चलो फ्रांसीसी तो थे ही नहीं, तो मदद कोई कर ही नहीं पाया, और टीपू सुल्तान जो है वो अकेले पड़ गए तो हार गए तो फिर ध्यान से सुनना, हार गए, टीपू सुल्तान हार गए, और टीपू सुल्तान के हारने के बाद मतलब उनके निधन के बाद क्या किया, देखो होशियार ध्यान से सुनना, राजा कौन, मैसूर का राजा कौन, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के जो उत्तराधिकारी है वो तो अंग्रेजों के पास चले गए ना, बेटों को तो दे ही दिया, अब कोई है ही नहीं, अब है ही नहीं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर को जीता, और मैसूर में जैसे कि श्रीरंगपट्टनम है आपका, ठीक है, मैसूर में जैसे कि आपका श्रीरंगपट्टनम है, कनारा है, कोयम्बटूर है, इन पर तो अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया, ठीक है ना, और कुछ क्षेत्र मराठों को दे दिए, कुछ क्षेत्र निजाम को दे दिए, ठीक है, इनको कुछ क्षेत्र इनको दे दिए, कुछ इनको दे दिए, कुछ अंग्रेजों ने रख लिए, और मैसूर का छोटा सा हिस्सा, ध्यान से सुनना, मैसूर का छोटा सा हिस्सा जो है वो उसी वंश को दे दिया जिस वंश से आपके हैदर अली ने मैसूर को छीना था, वांडियोर, ठीक है, वांडियोर आप कह सकते हैं, वांडियोर वंश को वापस ये क्षेत्र लौटा दिया, और लौटाने में क्या करी, सहायक संधि कर ली। छोटा सा कृष्ण राव करके बच्चा था, कृष्ण राव करके उसे राजा बना दिया, ठीक है, उसे राजा बना दिया, उसके साथ में सहायक संधि कर ली, और सहायक संधि करके मैसूर भी अब अंग्रेजों की चपेट में आ गया। बात यहां तक क्लियर होती है। इससे आज आपने मैसूर को खो दिया। 2 दिन पहले हमने क्या किया था, बंगाल जो है वो हमसे छीन ले गई ईस्ट इंडिया कंपनी, आज भारतीयों से मैसूर भी छीन लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब मैसूर जो है, मैसूर के जो मुख्य क्षेत्र थे ना वो तो अंग्रेज ले गए, कुछ छोटे मोटे जैसे कि ये आसपास का जो एरिया था ये इनको मिल गया, ये आसपास का एरिया निजाम को मिल गया, ठीक है, और ये कुछ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे ना ये महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों के पास आ गए। तो यू मान के चलो मैसूर का बहुत छोटा सा हिस्सा, आप यू मान के चलो ये छोटा सा हिस्सा था ना, बस यही बचा, और इस हिस्से के ऊपर कृष्ण राव करके जो हिंदू राजा था उसका शासन वापस प्रारंभ हो गया। और इसके साथ में छोटा सा बच्चा था, राजा तो क्या था, इसके साथ में अंग्रेजों ने कर ली सहायक संधि, और सहायक संधि में राज करेगा, बदले में पैसा वैसा जो भी आएगा वो हम कमाएंगे, ठीक है ना। पॉइंट यहां से क्लियर होता है, ये क्लियर समझे। तो चौथी जो है अच्छा हाँ, चौथी में संधि क्या हुई है, चौथी में क्या कौन सी संधि हुई बताओ। जो चौथा जो युद्ध है उसमें होती है मद्रास की सहायक संधि। क्या होती है, मद्रास की मैसूर की सहायक संधि। इसी के साथ में, ठीक है, इसी के साथ में आपके 4 आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होते हैं। हाँ ना में रिस्पॉन्स तो दे दो कम से कम कि मैडम 2 दिन से समझा रहे हो, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया ये तो बता दो कम से कम। 4 संधियां हो गई, 1799 में ये, 92, 84, 89 में ये। ठीक है, हाँ जी, आपकी जो सहायक संधि थी वो कृष्ण राव के साथ हुई थी, कृष्ण राव के साथ हुई, छोटा सा राजा बच्चा था, ठीक है डन। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये मिटा दूं डायग्राम तो अब तो, ठीक है ना, ये डायग्राम तो मिटा देते हैं, अभी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें एक और आपको मुझे बात बतानी थी, थोड़ा सा देख लो। ये तो हुई है संधियां, ठीक है, और जब ये संधि हुई है ना
तब आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल में उस वक्त कौन था, बंगाल में गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर कह लो या गवर्नर जनरल कह लो। तो जब पहला हुआ था तब था वेरेल्ट, लॉर्ड वेरेल्ट, ठीक है। तो संधि करवाने वाला है, करने वाला कौन, लॉर्ड वेरेल्ट। दूसरा कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में एक साथ जो है वो सारी चीजें रिदम के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, ये करने वाला कौन था, कॉर्नवालिस, इस वक्त कौन था, कॉर्नवालिस, और ये है आपके वेले जली, ठीक है। यहां कौन है, वेले जली। अब देखो यहां अगर हम बात करें तो यहां लड़ने वाला कौन, हैदर अली। यहां भी शुरू तो हैदर अली के साथ हुआ था, परंतु खत्म टीपू सुल्तान के साथ हुआ था ये, ठीक है। ये भी टीपू सुल्तान और यहां है टीपू सुल्तान। तो ये मान के चलो ये छोटा सा चार्ट बनाया है, ठीक है ना, ये छोटा सा चार्ट बनाया है। इस छोटे से चार्ट के अंदर तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। कांस्टेबल है, पटवार है, या छोटी एग्जाम देते हो ना, कोई भी किसी भी स्टेट की अगर छोटी एग्जाम तुम देते हो ना, तो इस चार्ट से तुम्हारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। आंग्ल मैसूर जो युद्ध है उसमें किसी को पीसीएस लेवल पढ़ना है तो वो कंप्लीट पढ़े, पर अगर किसी को छोटी एग्जाम देनी है, कांस्टेबल है, पटवार है, आपके अन्य कोई छोटी मोटी एग्जाम है जिसमें इंडियन जी की आदत, दिल्ली पुलिस है, तो उसमें आपको केवल इतना ही पढ़ना है, पहले दूसरे तीसरे 4 युद्ध कब कब हुए ये पता होना चाहिए। उन युद्धों के माध्यम से सहायक संधि, ठीक है ना, सहायक संधि हुई है, कौन कौन सी हुई है, ठीक है। और चौथी बात आपको पता होनी चाहिए, सहायक संधि जब हुई, या आप कह सकते हैं कौन कौन गवर्नर था जब युद्ध हुए हैं, तब गवर्नर कौन कौन थे। ये बंगाल गवर्नर जनरल है, ध्यान से सुनना, ये तो गवर्नर है, फिर ये गवर्नर जनरल, ये भी गवर्नर जनरल, ये भी गवर्नर जनरल है। पॉइंट यहां से क्लियर होता है। और ये जो है ये वो है जिन्होंने युद्ध शुरू किया है, 2 हैदर अली ने शुरू किए और 2 युद्ध जो है वो टीपू सुल्तान ने शुरू किए। बात यहां तक क्लियर होती है, हाँ या ना, ठीक है। कोशिश करो इस चार्ट को याद कर लो। पहला मद्रास में हैदर अली जीते हैं, यहाँ कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती है। अच्छा, थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में भी जान लो। मयंक जी जो है वो काफी समय से टीपू सुल्तान मतलब मैसूर का नाम आते ही टीपू सुल्तान याद आ जाते हैं सबको, ठीक है ना। तो बिल्कुल टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जान लो क्या था। अगर हम बात कर लेते हैं आपके टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान का अगर हम बात करें तो ये इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म अगर हम बात करें तो लगभग तारीख तो मैंने इतना ज्यादा गौर नहीं किया, नवंबर 1750 में, ठीक है। अब सोचो 1750 में जन्म हुआ है और मृत्यु की अगर मैं बात करूं, ठीक है, देहांत की अगर मैं बात करूं, मृत्यु की अगर मैं बात करूं, तो ये हो गई है आपकी मई 1799 में। अब सोचो कितनी लगभग कितने समय में निधन हो गया, आधी जिंदगी निकाली, ठीक है। जन्म मृत्यु, पिता हैदर अली थे और माता फातिमा। माता कौन थी, फातिमा, माता फातिमा थी। शिक्षित थे, हैदर अली पिता जो है वो शिक्षित नहीं थे, ये शिक्षित थे, ठीक है, शिक्षित थे, कुशल थे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो फारसी, अरबी, उर्दू और कन्नड़, फारसी, उर्दू, अरबी, कन्नड़ भाषा के विशेष ज्ञाता थे, ठीक है। लगभग 1782 में 1782 में ये क्या बने हैं, राजा बने हैं। अब सोच लो 50 में पैदा हुए हैं तो लगभग 82 में राजा बने तो कितना हो गया, लगभग 32 की आयु में आते आते ये राजा बने हैं। अब राजा बनने के साथ में ये पता होना चाहिए 1796 में इन्होंने नौसेना, ठीक है, नौसेना बोर्ड की, या कई बार मिल जाता है नौसेना परिषद जो है, नौसेना बोर्ड या नौसेना परिषद की स्थापना करी है। और इस स्थापना में इसने लगभग यूं मान के चलो बहुत सारे तो बाड़े का मतलब समझे, जो बंदरगाह में जहाज खड़े होते हैं,
बहुत सारे बाड़ों का निर्माण करवाया, बहुत सारे जो जहाज है उन्हें बनवाया, खरीदा था एक तरह से। तो इनका नौसेना के ऊपर जो है वो काफी अच्छा ध्यान था इन लोगों का। कैसे? क्योंकि इन्होंने बहुत जगह व्यापार किया था। चीन है, आपके इधर फ्रांस है, ठीक है, आपके अरब है, इस तरह इन्होंने व्यापार को बहुत सारा फैलाया था। अब देख लो आप खुद सोचो, एजुकेटेड था। आज तुम लोगों की एजुकेशन है जिसमें हिंदी आती है, इंग्लिश वो बहुत कम बच्चों को आती है, ठीक है। और दूसरी कोई नई दूसरी भाषा तो सीखना गुनाह है। हिंदी आती है बस, सिंपल बात। मारवाड़ी भी आती है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हिंदी आती है, मारवाड़ी आती है, इंग्लिश बहुत कम बच्चों को आती है, इसके अलावा कोई भाषा नहीं आती है, ठीक है। उर्दू वगैरह बाकी भाषाएं तो हमें पढ़ता ही नहीं है। सोचो पहले कितने समय पहले इसका जन्म हुआ है, शिक्षा भी इसने प्राप्त की है, लिखना पढ़ना भी जानते हैं और उसी के साथ में इतनी सारी भाषाएं भी जानते हैं। और आप कहते हैं कि आज मैडम हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, हम पढ़े लिखे हैं। सौरभ, मैंने कहा ना सहायक संधि जो हुई थी ना चौथी, वो सहायक संधि कैसे होगी टीपू सुल्तान के साथ? टीपू सुल्तान तो मारा गया था युद्ध में। टीपू सुल्तान जो है वो तो युद्ध में मारा गया था और उनका जो परिवार था उन्हें वेलोर भेज दिया गया था, ठीक है। और क्षेत्र जो है वो जीतने वालों ने आपस में बांट लिए थे, क्षेत्र आपस में बांट लिए थे। छोटा सा क्षेत्र जो है नाम मात्र का, वो कृष्ण राव जो है, जो पहले एक हिंदू राजा थे, उनको ही दे दिया। उन्हीं का मतलब छोटा सा वंशज का बच्चा था, उसको दे दिया और उसके साथ सहायक संधि हुई थी, ठीक है ना। अच्छी बात है, पंजाबी भी आती है। अब जिनको पंजाबी आती है उनको मारवाड़ी नहीं आती है, ठीक है ना। नहीं सौरभ, मैंने टीपू सुल्तान इसलिए लिखा था कि वो जो युद्ध है, युद्ध करने वाले कौन थे? 2 युद्ध हुए हैं हैदर अली, 2 युद्ध हुए हैं टीपू सुल्तान। मतलब युद्ध करने वाले व्यक्तियों के नाम लिखे हैं मैंने, संधि करने वालों के नाम नहीं लिखे, ठीक है ना। ठीक है, वो जो चारों नाम मैंने लिखे हैं, 2 हैदर अली, दोनों टीपू सुल्तान। वो युद्ध शुरू किसने किया है, ठीक है ना। मैसूर की तरफ से कौन लड़े हैं उनका नाम था, और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़े हैं उनका नाम था, और कौन कौन सी संधियां हुई वो लिखे हुए थे, किस किस समय में हुई वो लिखा हुआ था। ये नहीं कहा कि टीपू सुल्तान ने करी संधि, ऐसा नहीं था, ठीक है। चलो 1796 में नौसेना बोर्ड की स्थापना करी है। अब बात को समझो, टीपू सुल्तान जो है 1979 में, अब एक और कारण सुनो, मैंने बताया था ना तुम्हें, चौथा इसलिए हुआ था, चौथा आंग्ल युद्ध जो है वो 1799 में इसलिए हो गया क्योंकि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों को भारत बसा देते, भारत ले आते। और इसका एक साक्ष्य तुम्हें और यहाँ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो सकता है। जैकोबिन क्लब की स्थापना, कुछ चीजें ध्यान से सुन लो, समझ लो, काम में आएगी तुम लोगों के बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसी जो चीजें तुम पढ़ते हो या फिर कभी बुक में पढ़ते हो तो बुक वाले भी हाईलाइट नहीं करते, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, फिर हम सोचते रह जाते हैं सुना तो था, देखा तो था, फिर पता चलता है ऐसी चीज भी कोई पूछने की होती है क्या। हिस्ट्री में बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे आ जाते हैं जिन्हें लगता भी नहीं है कि ये पूछे जाएंगे क्या। ये चीजें जरूरी है। 1797 में, ध्यान से सुनना, 1797 में जैकोबिन क्लब, ये क्या था? फ्रांसीसी जो सैनिक थे ना उनकी सहायता करने के लिए टीपू सुल्तान ने एक क्लब बनाया, जिसका नाम क्या था? जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब, ठीक है। इस क्लब का वो खुद भी सदस्य बना था, इस क्लब का वो खुद भी सदस्य बना था, और जब इस क्लब का सदस्य बना था तब उसे एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम था नागरिक टापू, टीपू, नागरिक टीपू। जब वो इस जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था तो जो फ्रांसीसी जो इस क्लब के सदस्य थे वो उन्हें किस नाम से पुकारते थे? नागरिक टीपू। किस नाम से पुकारते थे? नागरिक टीपू। तो जब उन्होंने, ध्यान से सुनना, ये भी एक कारण था जिससे वेलेजली जो है, वेलेजली की आंखों में टीपू सुल्तान खड़कने लग गया। क्यों? क्योंकि इस क्लब के द्वारा फ्रांसीसी जो सैनिक थे ना उनकी सहायता करेगा टीपू सुल्तान। तो ये जब क्लब बना ना तो इस क्लब से भी वेलेजली को लगा कि ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो पक्का फ्रांसीसियों को लेकर आएगा। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना करी है लगभग 1797 में, ठीक है। 1797 में जैकोबिन क्लब की स्थापना करी और इसे एक नाम से पुकारा जाता है, नागरिक टीपू। इन व्यक्तियों ने इसे एक नाम दिया जिसका नाम क्या रखा? नागरिक टीपू। अच्छा, टीपू सुल्तान के लिए एक चीज और आती है, कहीं कहीं, ध्यान से सुनना, कहीं कहीं हिस्ट्री में लिखा मिलता है कि टीपू सुल्तान जो है उसने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों को उकसाया था। मैसूर में जो हिंदू लोग थे उन्हें जबरदस्ती, क्योंकि ये मुसलमान परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, इस्लाम से है,
तो ये कहीं कहीं किताबों में लिखा मिल जाता है, ठीक है। नो डाउट आप हो सकता है टीपू सुल्तान के फैन हो, पर हिस्ट्री जो है वो अच्छा भी बोलती है तो बुरा भी कहती है। कहीं कहीं हिस्ट्री में ये लिखा मिल जाता है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया था पकड़कर, ठीक है। जबरदस्ती हिंदुओं का मतलब जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया था, इसलिए मराठे जो थे वो टीपू सुल्तान से सख्त नाराज थे। भाई हैदर अली जो है उनके साथ मराठों का कोई खास ऐसे लड़ाई नहीं था, चुपचाप वो पैसा दे लेते और चले जाते। परंतु टीपू सुल्तान के साथ में उनकी लड़ाई तब ज्यादा बड़ी हो गई जब टीपू सुल्तान के लिए ये कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने जब हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया, ठीक है ना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया। हालांकि किताबों में कहीं कहीं ये बात भी आती है कि एक श्रृंगेरी मठ था, ठीक है, आपके मैसूर में एक श्रृंगेरी मठ था, ठीक है। उस मठ में जब मराठों ने आक्रमण किया था तो उस मठ में काफी नुकसान हुआ था, तो श्रृंगेरी मठ जो था उसकी मरम्मत के लिए, ठीक है ना, मरम्मत के लिए पैसा दिया था टीपू सुल्तान ने। और शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना करने में भी टीपू सुल्तान ने बहुत सहायता प्रदान की थी। तो हिस्ट्री में कहीं तो लिखता है टीपू सुल्तान जो है उसने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया, और कहीं कहीं लिखा आता है कि टीपू सुल्तान जो है उसने हिंदुओं की मदद की है, हिंदुओं के मंदिर की मरम्मत में मदद की है। यहां तक कि मुझे अब एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, श्रीरंगपट्टनम का जो किला था ना, श्रीरंगपट्टनम का किला था, उस किले में एक मंदिर था, हिंदू मंदिर। उस हिंदू मंदिर की रख रखाव, मदद, उसकी साफ सफाई, ठीक है, उसके संचालन, उनके प्रबंध के काम खुद टीपू सुल्तान खुद करता था, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम जो उसकी राजधानी थी, जहां उसका किला था, उस किले में एक हिंदू मंदिर था। उस हिंदू मंदिर की मरम्मत करना, रख रखाव, प्रबंध का काम खुद टीपू सुल्तान करता था। तो कहीं तो अंश मिलते हैं टीपू सुल्तान जो है वो धर्म परिवर्तन करता है, और कहीं अंश मिलता है टीपू सुल्तान जो है वो हिंदुओं को या हिंदुओं के मंदिरों को संरक्षण प्रदान भी करते थे। पॉइंट यहां से क्लियर होता है। और टीपू सुल्तान जो है वो अंत में मई 1799 में युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए। पॉइंट यहां से क्लियर समझ गए। इसी के साथ में टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो खत्म होता है। अभी मैंने आपको इस बीच में एक बात कही थी, वो बता देती हूँ। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। क्यों मैसूर का शेर क्यों कहा जाता है? भाई लड़ने में तेज तरार था या फिर ऐसा कुछ भी? अगर हम ऐसा कुछ बात करें तो नहीं। एक कहावत उन्होंने कही थी, टीपू सुल्तान ने एक बात कही थी जिसके बाद में उन्हें शेर कहा जाने लगा। उन्होंने ये कहा कि चाहे शेर की तरह एक ही दिन जिंदा रहना पड़े, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, चाहे शेर की तरह एक ही दिन जिंदा रहना पड़े वो मंजूर है, परंतु गीदड़ की तरह, या सिंपल सी बात समझो, गीदड़ की तरह पूरी जिंदगी निकालना मुझे मंजूर नहीं है। चाहे एक ही दिन जीऊं शेर की तरह, ठीक है, एक ही दिन जिंदा रहूं परंतु जीऊं शेर की तरह, जिंदगी भर अगर जीना है दुबक दुबक के तो मुझे वो मंजूर नहीं है। भेड़ियों की तरह, एक तरह से आप कह सकते हैं गीदड़, ठीक है, जो डरे डरे रहते हैं, गीदड़ों की तरह, मतलब जो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। गीदड़ किस लिए फेमस होते हैं? गीदड़ में होता ये है कि शिकार शेर करता है या जानवर शिकार करते हैं शिकार किए हुए को, ठीक है ना, शिकार करने के बाद अगला अपना पेट भर लेता है, खाना खा लेता है, फिर जो बचा है वो गीदड़ को मिलता है। तो उसने कहा था अगर जीऊं तो शेर की तरह जीऊं, ठीक है, एक ही दिन जिंदा रहना पड़े, अगर मुझे एक ही दिन जीना है तो मैं शेर की तरह जीऊंगा, और अगर मुझे जिंदगी भर गीदड़ की तरह दुबक दुबक कर जीना पड़े तो वो जिंदगी मुझे मंजूर बिल्कुल नहीं है। तो ये उसी की तरह थे। इन्होंने कभी भी अंग्रेजों के साथ देना या अंग्रेजों से सहायक संधि करना या ऐसा पसंद नहीं किया था। वो तो ये मान के चलो श्रीरंगपट्टनम में स्थिति ऐसी बन गई थी कि आपके टीपू सुल्तान ने सोचा कि एक बार संधि कर लो, उसके बाद में वापस हम अपना क्षेत्र जो है वो वापस ले लेंगे, ठीक है। चलिए टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आंग्ल मैसूर युद्ध कंप्लीट है। कल हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है ना। मयंक, मैं डाटा जो है टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है, फ्री है मेरी तरफ से। बस इतना ध्यान रखो, जिन बच्चों ने कोर्स परचेज नहीं किया है, श्रीराम ईडीयू के प्ले स्टोर का जो है, प्ले स्टोर पे श्रीराम ईडीयू में ऐप को इंस्टॉल करो।
ऐप इंस्टॉल करके उसमें आप ज्योति मील पॉलिटिकल साइंस के नाम से कोर्स है, उसे परचेज कर सकते हैं। उसी के साथ में कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए जो है वो एक खुशखबरी है, 49, ठीक है, 49 रुपीज में मैंने मेरा महिला बाल अपराध जो आपके कंटेंट जुड़ा है अभी अभी राजस्थान पुलिस के अंदर, तो राजस्थान पुलिस में महिला बाल अपराध जो है उसको 49 रुपीज में कोर्स लॉन्च कर दिया है। उसकी प्राइस बढ़ जाए उससे पहले जिन बच्चों को परचेज करना है परचेज कर लो, और लगभग आपको 12 तारीख के बाद में उसमें कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे और मेरे वीडियोस भी मिलेंगे, और उसमें डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अब क्या पूछ रहे थे, कुछ चीज पूछी जा रही थी शायद। हाँ, मयंक ने पूछा था कि इतना डाटा याद कैसे रहता है। तो सिंपल सी बात है, आपने गौर किया होगा मेरे जो इतना भी डाटा है ना उसमें स्टोरी रहती है। डाटा में हमेशा क्या होती है, स्टोरी रहती है, और जब स्टोरी आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ते हो ना तो स्टोरी बनती जाती है। अगर मुझे भी अगर डाटा आजू बाजू पूछो ना थोड़ा सा अजीब लगता है, कभी मैं 1700 पढ़ा रही हूँ, कभी मैंने चलते 1600 में घुस गई, फिर चलते वो याद आ गया वो पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री का टीचर होने के लिए कहानियां भी सुनानी पड़ेंगी और आपको फैक्ट भी याद होने पड़ेंगे, और फैक्ट को सीक्वेंस में याद करो मयंक, हो जाएगा, ठीक है ना। सीक्वेंस में याद करो, मैं तो कुछ नहीं है, सिंपल से जब पहली बार हिस्ट्री बोर्ड पढ़ा था ना, तो जैसे आपने कभी गौर किया होगा मैं मेरी क्लास में इधर सन लिखती हूँ और सन के साथ में तुम्हें लिखते लिखते कहानियां समझा देती हूँ, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था। सन लिखते चलो और सन के साथ में कहानियां जुड़ती पता रहती है कि भाई ये घटना 2 साल बाद हुई है, 3 साल बाद हुई है, 4 साल बाद हुई है, 2 साल बाद हुई है, 6 महीने बाद हुई, तो क्या होता है घटना जुड़ती सी जुड़ जाती है। साइकोलॉजी जो है वो 12 बजे रहेगी, मंडे से रहेगी। हाँ बिल्कुल जयप्रकाश, साइकोलॉजी की क्लास है वो 12 बजे रहती है।